कि आप वोट देने के लिए अब शेर बन गए हैं। मुल्क जब तक गुलाम था तब तक आपके हाथ में न इलेक्शन था न सिलेक्शन था। मुल्क की आज़ादी के बाद इलेक्शन आया और सिलेक्शन आया। 26 जनवरी 1950 को जो पार्लियामेंट की सभा पटल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जरिए रखा गया, वही दस्तूर हिंद हिंदुस्तानियों को दस्तूर के दायरे में रहकर आज़ादी के साथ जीने की जमानत देता है। ये लीडर लाख चौकी पे बैठे हैं, दस्तूर हिंद में इनकी हैसियत सिर्फ चौकीदार की है, और आप लाख जमीन पे बैठे हैं, दस्तूर हिंद में आपकी हैसियत जमींदार की है। जमींदार ही तय करेगा कि उसका चौकीदार कैसा होना चाहिए। एक मर्तबा आप अपनी किस्मत आजमा कर चौकी के इस चौकीदार का भी अच्छी तरह टेस्ट कर लीजिए, जो चेहरे से खूबसूरत है, सेहत से सेहतमंद है, दिमाग से रोशन है, दिल से फराख है और जज्बात से आरी होकर आपका खादिम है। आज आपके सामने सारी बर्बादी है। अगर आपको ऐसे ही चाय बेचने वाले पे रहम आया था तो आपके यहाँ ठेला पे केला बेचने वाले भी तो हैं भाई। अच्छा, उन्हें भी नहीं किसी पान बेचने वाले को बना दिया होता प्राइम मिनिस्टर, कम से कम पूछ के तो चूना लगाता। इस आदमी ने तो बिना पूछे हुए पूरे देश को चूना लगा दिया है। और बेटी के पेट में तो उसके बाद जब निकलता तो वो साइलेंट नहीं निकलता, वो जब निकलता है तो आग बन के भी निकलता है, जो पूरे सूबे को पूरे देश को जलाने की हैसियत रखता है, और पानी भी बन के निकलता है जो लगी हुई आग को बुझाने की हैसियत रखता है। कि और के पेट से नफरत भी निकलती है, मोहब्बत भी निकलती है। आपके ओट के पेट से गरीबों को कब्रिस्तान भी पहुंचाया जाता है और कब्रिस्तान के मुर्दों को जिंदा करके हिंदुस्तान भी पहुंचाया जाता है। शेर आपको सुनाए हैं कि आप वोट देने के लिए अब शेर बन गए हैं। और शेर बनकर शेर को वोट दीजिए। ये मैं आपसे नासिर उस्ताद साहब के लिए अपील करने आया हूं। मुल्क के हालात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, इलेक्शन की सियासत से भी आप वाकिफ हैं। मैं थोड़ी संजीदा बातें करूंगा आपसे, आपके जज्बात से खेलूंगा नहीं, और मुझे उम्मीद है कि ये संजीदा बातें आप आसानी से हजम भी कर लेंगे और बेकार भी नहीं लेंगे। बिरादरानी मोहतरम, इलेक्शन होता क्यों है और हर 5 साल के बाद ये रिवाइज क्यों होता है? मुल्क जब तक गुलाम था तब तक आपके हाथ में न इलेक्शन था न सिलेक्शन था। मुल्क की आज़ादी के बाद इलेक्शन आया और सिलेक्शन आया, इसलिए कि इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का दस्तूर 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को जो पार्लियामेंट की सभा पटल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जरिए रखा गया, वही दस्तूर हिंद हिंदुस्तानियों को दस्तूर के दायरे में रहकर आज़ादी के साथ जीने की जमानत देता है। 47 से पहले आप वोट नहीं दे सकते थे, इसलिए कि देश गुलाम था, और 47 के बाद मुल्क के दस्तूर ने इस मुल्क की किस्मत आप हिंदुस्तानियों के हवाले कर दी। 5 साल के लिए एक चौकीदार चुन लीजिए, परमानेंट चौकीदार नहीं होना चाहिए। 5 साल के लिए चुनिए और टेस्ट कीजिए। नेताओं को नेता बनने के लिए अपने को नहीं चुनना है, इसलिए कि इन नेताओं की
जो हैसियत है वो भी दस्तूर हिंद में लिखी हुई है, और वोटरों की जो हैसियत है वो भी दस्तूर हिंद में लिखी हुई है। ये लीडर लाख चौकी पे बैठे हैं, दस्तूर हिंद में इनकी हैसियत सिर्फ चौकीदार की है, और आप लाख जमीन पे बैठे हैं, दस्तूर हिंद में आपकी हैसियत जमींदार की है, और जमींदार ही तय करेगा कि उसका चौकीदार कैसा होना चाहिए। अब सिलेक्शन आपके हाथ में है, इस इलेक्शन का तय आपको करना है। मुझे नहीं मालूम कि पिछले 2-3 इलेक्शनों में भाई नासिर उस्ताद साहब आपसे मिनती करते रहे, आपके मसाइल की लड़ाई लड़ते रहे, आपने उन्हें अपना आशीर्वाद नहीं दिया तो भी वो आपके लिए लड़ते रहे। इसलिए कि लीडर लीडर होता है, वो हार कर भी लीडर होता है और जीत कर भी लीडर होता है। और अगर बदकिस्मती से हार गया तो आपकी खुशकिस्मती के रास्ते भी वो खोलता है। इनका चेहरा, इनका चरित्र, इनकी अच्छाई बुराई सब आपके सामने है। आपको कम से कम इस बार इन्हें एक मर्तबा अपनी किस्मत आजमाने का मौका मत दीजिए, आप अपनी किस्मत आजमाने का मौका दीजिए। एक मर्तबा आप अपनी किस्मत आजमा कर चौकी के इस चौकीदार का भी अच्छी तरह टेस्ट कर लीजिए, जो चेहरे से खूबसूरत है, सेहत से सेहतमंद है, दिमाग से रोशन है, दिल से फराख है और जज्बात से आरी होकर आपका खादिम है। एक बार मैं आपसे इनकी खिदमत करने की अपील कर रहा हूं। मैं सियासत में बड़े उतार चढ़ाव देख चुका हूं। मुझे आज किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके लिए वोट मांगने की जरूरत है, जिसके लिए मैं आपके पास आया हूं। हाँ, गुरमीत भाई ने एक बात कही थी कि वसूलों के लिए टकराना जरूरी है। तो हमारे मुल्क के आजाद हिंदुस्तानियों का जो उसूल तय हुआ है दस्तूर हिंद में, वो ये है कि किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि किसी के धर्म कर्म में वो इंटरफेयर करे, और हर मजहब के मानने वाले को यह हक पहुंचता है कि आज़ादी के साथ वो अपने मजहब पे अमल करे, उसका प्रचार करे, उसका प्रसार करे। और किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि आज़ाद हिंदुस्तानियों की जुबान काटी जाए। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि आपके गले से निकलने वाली आवाज को दबा दिया जाए। हिंदुस्तान में जब भी ऐसा कोई लीडर करता है या कोई पार्टी करती है या कोई हुकूमत करती है, तो हिंदुस्तानियों को नोटिस लेने की जरूरत है। आज आपके सामने हम कर्नाटका को सिर्फ रखकर बात करना चाहते हैं। आपके सामने कर्नाटका की सियासी तस्वीर है। इसी कर्नाटका को नफरत की लेबोरेटरी बनाकर नफरती लोग कामयाबी चाहते हैं। पहले नफरत की और मुस्लिम दुश्मनी की लेबोरेटरी बनी गुजरात में, वो सक्सेस हुए वहां। उसके बाद मुस्लिम दुश्मनी की लेबोरेटरी बनी हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में, और योगी जैसा ढोंगी जो कुछ कर रहा है वो आपके सामने। उसके बाद साउथ में इन नफरतबाजों के पैर जम नहीं रहे थे, तो इन्होंने साउथ में आपके सूबा कर्नाटक में को चुना और यहाँ नाटक करने आ गए। आपको याद होगा मोदी जी तो जहां भी जाते हैं, बनारस गए तो बोले गंगा मैया ने बुलाया। कर्नाटक आए थे, मुझे याद है पिछले जमाने में तो बयान दिया उसी इलेक्शन के जमाने में
कि मेरी माँ कहती थी बचपन में कि बेटा कर्नाटक जरूर जाना, जबकि उस वक्त ये मैसूर था, कर्नाटक था ही नहीं। तो बहरहाल झूठे से उम्मीद भी आप क्या कर सकते हैं। ये झूठा तो गिनीज बुक में झूठों के शहंशाह की हैसियत से अपना नाम लिखवा चुका है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा झूठ बोलेंगे, एक बार ये सच भी बोले 2014 में, और आप इनके सच के झांसे में आ गए और देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। याद रखिएगा मेरी बात, इन्होंने 2014 में एक सच बोला था। अब रहने दो, 10 मिनट तो है यार। एक सच ये बोले थे 2014, वो सच मालूम नहीं आपको याद है या नहीं, मैं आपको याद दिला दूं। इन्होंने आवाम की सिंपैथी हासिल करने के लिए आवाम से कहा था, भाइयों बहनों मैं चाय बेचने वाला हूं, आपको दुलार आ गया, प्यार आ गया। आज मोदी जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं या बीजेपी जो हिंदुस्तान में नफरतों की आग लगा रही है, उससे हिंदुस्तान के वोटर कम जिम्मेदार नहीं। आपको उस पर रहम आ गया, आपने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसने क्या किया, वो कह रहा था मैं चाय बेचता था, आज क्या किया उसने, देश बेचा, अडानी को बेचा, देश के एयरपोर्ट बेचे, देश की रेलवे बेचा, आपका मान सम्मान बेचा, आपकी आजादी बेची, और आज आपके सामने सारी बर्बादी है। अगर आपको ऐसे ही चाय बेचने वाले पे रहम आया था, तो आपके यहाँ ठेला पे केला बेचने वाले भी तो हैं भाई। अच्छा, उन्हें भी नहीं, किसी पान बेचने वाले को बना दिया होता प्राइम मिनिस्टर, कम से कम पूछ के तो चूना लगाता। इस आदमी ने तो बिना पूछे हुए पूरे देश को चूना लगा दिया है। आपके मसाइल उठाने के लिए पीठ पे लाठी खाने का हौसला होना चाहिए। इसलिए कि जब किसी कौम को कोई डिक्टेटर गुलाम बनाने की नीयत रखता है, तो उस कौम को आजादी दिलाने वालों की पीठ पे लाठी बरसाता है, उस कौम की आजादी दिलाने वाले लीडर को जेल में ठूसता है, उस कौम की आजादी दिलाने वाले लीडर की हत्या करता है, उस कौम की आजादी दिलाने वाले के बाल बच्चों का अगवा करता है, उस कौम को आजादी दिलाने वाले की इज्जत को बेइज्जती में तब्दील करता है। ये मॉब लंचिंग क्या है, ये हिजाब का मसला क्या है, ये सीए क्या है, ये एनआरसी क्या है, ये 4% जनता दल ने, मैं चूंकि जनता दल की हिमायत में आया हूं और इसलिए आया हूं कि मैं बाकायदा ऑल इंडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल की हैसियत से आपको एड्रेस कर रहा हूं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पार्टी को जितवाने की आपसे अपील करूं। हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो ना मानो जाने जहां अख्तियार है, अख्तियार आप ही का है, चुनना आप ही को। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या कमरुल इस्लाम भाई के बाद अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए, वो लीडर थे, मगर उसके बाद क्या कोई लीडर आपको मिला? क्या इस शहर को क़यादत की जरूरत नहीं है? क्या इस शहर में एक मजबूत कायद नहीं चाहिए? क्या इस शहर में कमरुल इस्लाम के ख्वाबों की ताबीर नहीं चाहिए? और अगर कमरुल इस्लाम के ख्वाबों की ताबीर और एक दूसरा कमरुल इस्लाम पैदा करना चाहते हो, तो मैं कहता हूं इस मर्तबा गलती मत करना, और आज के दौर के इस अजीम शान इंसान को पूरी ताकत के साथ नासिर उस्ताद को जितवाने की कोशिश करना। मैं मोटी मोटी बातें आपसे कर रहा हूं, वक्त कम है, एक 5 मिनट में अपनी बात को और समेटूंगा। देखिए, आपका वोट, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, ये वोट की वजह से हो रही है। ये जो इंसानियत गारत हो रही है, ये वोट की वजह से हो रही है। क्यों? आप वोट की हैसियत को समझिए। जब तक आप वोट नहीं देते और आपका वोट मतदान के पेट में नहीं जाता, तब तक न वो मुस्कुराता है न हंसता है।
न रोता। मगर जब ओट चला गया, ओट बेटी के पेट में, तो उसके बाद जब निकलता तो वो साइलेंट नहीं निकलता। वो जब निकलता है तो आग बन के भी निकलता है, जो पूरे सूबे को, पूरे देश को जलाने की हैसियत रखता है, और पानी भी बन के निकलता है जो लगी हुई आग को बुझाने की हैसियत रखता है। आपके ओट के पेट से क्या क्या निकलता है? आपके ओट के पेट से नफरत भी निकलती है, मोहब्बत भी निकलती है। आपके ओट के पेट से गरीबों को कब्रिस्तान भी पहुंचाया जाता है, और कब्रिस्तान के मुर्दों को जिंदा करके हिंदुस्तान भी पहुंचाया जाता है। आपके ओट की कीमत, आपके ओट से मेरे भाई क्या क्या निकलता है? आपके ओट से सिर्फ एक एमएलए नहीं निकलता, आपके ओट से आपके खेत की हरियाली निकलती है, आपके ओट से आपके खेत का पानी निकलता है, आपके ओट के पेट से आपकी नहरें निकलती हैं, आपके ओट के पेट से मेडिकल कॉलेज निकलता है, आपके ओट के पेट से इंजीनियरिंग कॉलेज निकलता है, आपके ओट के पेट से साइंटिस्ट निकलता है, आपके ओट से के पेट से मदरसे निकलते हैं, आपके ओट के पेट से रिजर्वेशन निकलता है, आपके ओट के पेट से इंसानियत निकलती है, आपके ओट के पेट से आदमियत निकलती है, और आपके ओट के पेट से हैवानियत भी निकलती है, आपके ओट के पेट से शैतानियत भी निकलती है, आपके ओट के पेट से इंसानियत का रहनुमा भी निकलता है, और इंसानियत को लूटने वाला डाकू भी निकलता है। आपके ओट के पेट से एक आजाद लीडर भी निकलेगा, और आपने वोट देने में अगर गलती किया तो आपके वोट से मैं नहीं जानता कि कौन सा भविष्य निकलेगा, कौन सा मुस्तकबिल निकलेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने वोट की हैसियत को पहचानिए। वोट बिकने की चीज नहीं है। आजकल हमारे यहाँ एक जहन बन गया है, वोट के लिए नोट चाहिए, नोट के बगैर वोट नहीं देंगे। कसम खुदा की अपने नोट से हरामकारी है, ये अपने बाल बच्चों का मर्डर करने वाली बात है। आपको नोट लेके वोट नहीं देना है, अपने बच्चे को सर्विस दिलाने के लिए वोट देना है, अपने बच्चे को तालीम दिलाने के लिए वोट देना है, अपने बच्चे को जिंदगी बेहतर बनाने के लिए वोट देना है, अपने कारोबार की रक्षा सुरक्षा के लिए वोट देना है, अपने शहर की उन्नति प्रगति के लिए वोट देना है, अपने इलाके की खुशहाली के लिए वोट देना है, बर्बादी को खत्म करने के लिए वोट देना है, जहालत को खत्म करने के लिए वोट देना है, वीरान शहर को जंगल मंगल बनाने के लिए आपको वोट देना है। वोट की हैसियत को अपनी पहचानिए, इसलिए कि आपसे बेहतर इस देश को न कोई बनाने वाला हो सकता है, न आपसे ज्यादा बदतर इस देश को कोई बर्बाद करने वाला हो सकता है। इसलिए कि वोट ही के पेट से बर्बादी भी निकली है, और वोट ही के पेट से आबादी भी निकली है। फैसला आपको करना है। आज आकर वो तड़ी पार गुजरात का टकला आकर के यहाँ बोल गया कि हमने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अरे बेईमान, तूने तो पूरे हिंदुस्तान की आबरू खराब कर दी। तू तो गुजरात का भगौड़ा, तेरे ऊपर तो केसेस सिर्फ मुस्लिम माफिया दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ मुसलमान खराब दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें हिंदुस्तान में और कोई चोर उचक्का चौकीदार नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, और बड़े अदब से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप बहुत समझदारी के साथ इस शहर को एक जवां मर्द लीडर दीजिए, एक ताकतवर लीडर दीजिए, मसाइल के लिए लड़ने वाला लीडर दीजिए, कलेक्टर की मेज पे बैठ के कलेक्टर की आंख में आंख डालने वाला लीडर दीजिए, एसपी के कमरे में जाकर हाथ पकड़ने वाला लीडर दीजिए, असेंबली में जाकर अपने मसाइल को उठाने वाला लीडर दीजिए, और हर तरह के गीदड़ से टकराने वाला लीडर दीजिए, जिसका नाम है नासिर उस्ताद। खुदा हाफिज़।